हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल वेब केयर में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करना चाहूँगी, आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी जो आपके मन में डाउट्स है वो मैं क्लियर करना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं जो मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि आप सभी लोग इतने अगर परेशान हो रहे हो, शायद रियलिटी को नहीं जानते हो, हकीकत को नहीं जानते हो। इसलिए मैंने एक वीडियो पोस्ट करा था मार्क्स को लेकर के, जिसमें मैंने ये बताया था कि मेरा सिलेक्शन टीजीटी मैथ्स में हुआ था वेलफेयर डिपार्टमेंट में। बहुत सारे लोगों ने इतने सारे कमेंट्स करा कि आप बुरा कर रहे हो, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, दोबारा आप एग्ज़ाम क्यों दे रहे हो, आप सीट क्यों खा रहे हो। तो बहुत सारे लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे साथ पहले से नहीं जुड़े हुए हैं वो शायद मतलब नहीं जानते हैं कि क्यों मैं दोबारा एग्ज़ाम दे रही हूँ, इसलिए वो कमेंट्स कर रहे हैं। उनकी गलती नहीं है ऐसे कमेंट्स करने का, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी के भी आप ना रियल सिचुएशन को पहले आप जान लो, समझ लो, तब आप कुछ भी बोलो, तब आप कुछ भी कमेंट्स करो। क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हो, यानी भविष्य के आप टीचर हो, या आप अभी बने हो या आप बनने वाले हो, यानी कि आप भविष्य के टीचर बन चुके हैं। बस एक प्रोसेस है जो करना बाकी है और कुछ नहीं है। अब मानो तो बीएड जिस दिन आप करते हो तो आप हाफ तो वही बन जाते हो, बस एक मतलब एक होता है ना, सरकारी बनना बाकी रहता है, बाकी तो आप बन ही जाते हो। और उसके बावजूद भी आप अगर इस तरह की बातें करते हो तो मुझे लगता है कि ये एक टीचर के लिए शोभनीय नहीं होता है। क्योंकि टीचर केवल नॉलेज से और ज्ञान से नहीं होता है। टीचर के अंदर एक केवल नॉलेज और एक किताबी ज्ञान और अपने सब्जेक्ट का ज्ञान हो, वो टीचर केवल नहीं कहलाता है। टीचर के अंदर वो सारे गुण होने चाहिए जो मतलब कि अपने बच्चों के अंदर वो डालना चाहता है। यानी कि एक तो हम्बल होना चाहिए, ठीक है, और टीचर जो होते हैं ना, वो अपने सब्जेक्ट में केवल ज्ञाता हो और हम्बल नहीं हो, और दया भाव उनके अंदर नहीं हो, वो सिचुएशन को समझने वाले नहीं हो, ठीक है, वो सुनने वाले नहीं हो, समझने वाले नहीं हो। मतलब कि एक नहीं, टीचर के अंदर इतने सारे गुण होने चाहिए। आपने बीएड करा है आप सभी लोगों ने, तो बीएड में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक अच्छे शिक्षक के क्या गुण होते हैं। एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए हमारे अंदर वो कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, ये आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उसके बावजूद भी अगर आप अपने अंदर उस चीज़ों को नहीं ला पाते हो तो मुझे लगता है कि फिर ये पढ़ना तो बेकार है। पढ़ने का मतलब कि उस चीज़ों को अपने जीवन में उतारना, न कि केवल उसके माध्यम से केवल नौकरी लेना, ये मकसद नहीं होता है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सभी लोग एक टीचर बनने जा रहे हो या आप टीचर हो, तो आप अपनी जो भी बातें करो ना, तो ऐसा लगे कि हाँ, एक टीचर की बातें हैं, एक टीचर आप बोल रहे हो, ठीक है। दो चार लोगों ने, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, दो चार लोगों ने ऐसा कमेंट्स करा जो मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। बाकी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो हमारे साथ पहले से, व्यूअर्स तो मैं नहीं बोलूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है, जो मेरे भाई बहन हैं जो इस चैनल के साथ हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो सभी लोग मतलब सपोर्ट करते हैं, अच्छा कमेंट्स करते हैं, इसलिए मैं रिप्लाई भी करती हूँ। नहीं तो मतलब मैं लोगों से सुनती थी ना कि यूट्यूब पर ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसका रिप्लाई करने का मन नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मेरे साथ तो सब लोग अच्छे से, मतलब एक फैमिली की तरह बात करते हैं। जैसा मैं किससे बात करती हूँ, भले वो दूर हो, मैं नहीं देखी हूँ, नहीं मिली हूँ, लेकिन फिर भी बातें करने से ऐसा मुझे लगता है कि वो जितने भी चैनल से लोग जुड़े हुए हैं वो हमारे परिवार के हैं। इस फीलिंग के साथ मैं अपनी हर चीज़ शेयर करती हूँ, ठीक है। और जो लोग नए हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि मैं दोबारा से क्यों एग्ज़ाम दे रही हूँ, और मैंने गलती किया कि उस वीडियो में इस चीज़ को नहीं क्लियर किया, क्योंकि मैं ये नहीं सोच कर कि हमेशा वीडियो में हर बातें बोलती हूँ कि मतलब कि जो नए लोग के लिए, मतलब होता है ना, हर बार एक ही चीज़ बोलना अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों का ये डाउट क्लियर करना चाहूँगी। देखो फ्रेंड्स, जब मैंने TRE 2 का प्रिपरेशन किया था, लाइफ का हमारा फर्स्ट कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्ज़ाम का मतलब कि वो पेपर था, ठीक है, TRE 2 का पेपर, और फर्स्ट टाइम मैंने दिया था, और 6 to 8 और 9, 10 दो पेपर मैंने दिया था, और दोनों मेरा सिलेक्शन हुआ था। 6 to 8 मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट हुआ था, 9, 10 हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट हुआ था। मैं वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं ली, वेलफेयर डिपार्टमेंट ले ली, क्योंकि 9, 10 का हुआ था। तो ऑब्वियसली जब दो में सिलेक्शन होता है तो आप हायर को चूज़ करते हो, क्योंकि मेरा दोनों आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट था, मतलब एक सिवान में और एक मुंगेर में, तो मेरे लिए मतलब दोनों जगह तो हमें दूर ही आना था अपने घर से। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं 9, 10 चूज़ कर लूँ, लेकिन इस डिपार्टमेंट के बारे में मुझे नहीं पता था। जब मैं काउंसलिंग कराने गई थी तो वहाँ पर जो भी फैसिलिटीज़ थी, शिक्षा विभाग के जो भी
भी मतलब वहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट गए थे, उनके कंपैरिजन में हम लोगों का जो भी व्यवस्था था, जो भी सुविधाएं थी, वो बहुत ही बेहतरीन, मतलब एक लग्जरियस आप लोगों को रिजॉर्ट में ट्रेनिंग दिया गया, मतलब जो भी वेलफेयर डिपार्टमेंट के थे रिजॉर्ट में ट्रेनिंग दिया गया, अच्छी सारी सुविधाएं, किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं। तो मुझे लगा शायद ये डिपार्टमेंट अच्छा है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर जब मैं काम करने आई तो मुझे लगा कि मैं गलत डिपार्टमेंट में आ गई। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर किसी के साथ ऐसा ही होता होगा। खासकर ये मेरे साथ थोड़ा सा इस डिपार्टमेंट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं बस इतना ही एक लाइन में बताना चाहूँगी, मैं अपने सारे दुख को एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगी। मैं जिस कंडीशन में अभी हूँ, मैं बस इस कंडीशन में हूँ कि मुझे लग रहा है कि आज या कल मैं कब रिज़ाइन करके चली जाऊँ। तो मुझे लगा कि जब मुझे रिज़ाइन करना ही है, अब मान लो कि नौकरी में हूँ, लेकिन अपने मन से मैं ये मान चुकी हूँ कि मैं नौकरी में नहीं हूँ, मैं एक बेरोज़गार हूँ, ये मान करके मैं एग्ज़ाम दी हूँ, ठीक है। क्योंकि जिस दिन मैं ज्वाइन की थी ना, मेरी मम्मी ने उसी दिन मुझे बोला कि रिज़ाइन कर दो, ये नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। और ये मतलब सच में मेरे लिए नहीं है। और यहाँ पर आने के बाद मतलब 6 महीने जॉब करते हुए 6 महीने में 3 बीमारियाँ मुझे हो गई, मतलब इतने सारे प्रेशर, इतने सारे वर्कलोड। जब इस स्टेज पर रखा जाएगा ना, तब आप खुद भी अपनी हक की लड़ाई के लिए आप लड़ोगे, लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनता नहीं है। शिक्षा विभाग की तरह यहाँ कोई मतलब ज़्यादा टीचर का कोई संगठन नहीं है जो आवाज़ उठाएगा, कोई सुनेगा, कोई यहाँ सुनता नहीं। तो फ्रेंड्स, तो होता क्या है ना कि आप अपनी मतलब कि कष्ट को किसी के सामने एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हो, अपने अंदर रखे रहोगे। लेकिन बात यह है कि लाइफ लंबी है, छोटी नहीं है, और इतने लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है जब अच्छे सिचुएशन में, अच्छे माहौल में आपको नहीं रहने को मिलता है। तो ठीक है, दूसरी ये चीज़ें होती है ना कि यहाँ पर आपको नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है, मतलब कि दिन में भी कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिलता है। आप लोगों को लगता होगा एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता होगा, बिल्कुल नहीं। जो पेमेंट शिक्षा विभाग का हो वही पेमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट का है। और लेकिन आपको 24 घंटे की ड्यूटी करनी होती है। अभी देखो, हमारी नाइट ड्यूटी चल रही थी, इधर हमारा पेपर था। सोचो किस कंडीशन में मैं पढ़ाई कर रही थी। कभी कभी ऐसा होता है कि खाना छोड़ करके भी आपको स्कूल जाना पड़ता है। आपको ये नहीं पता कि कब स्कूल जाना है, कब कॉल आ जाएगा, कब इमरजेंसी हो जाएगा, क्योंकि ये हॉस्टल है। ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़ के घर चले गए, पूरी जिम्मेदारी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर पर, और गर्ल्स स्कूल हमारा है, इस वजह से फीमेल टीचर पर। और दूसरी एक चीज़ है कि रात में मतलब कि दूसरी जगह जा कर के मतलब अपने फ्लैट से आप जाकर रात में आप सोते हो, वहाँ रह रहे हो तो अलग बात है। जैसे उस स्कूल के अंदर आवाज़ से आवाज़ मिला, आप रह रहे हो तो अलग बात है। लेकिन मतलब कि रात को मतलब आप अपने रूम से आप वहाँ जाते हो सोने के लिए। आप सोचो कि अपना बेड शीट, पिल्लो, मच्छरदानी आप लेकर वहाँ जाते हो, 5-7 दिन वहाँ आप सोते हो, फिर आप वो सब लेकर घर आते हो, फिर 7 दिन किसी और का ड्यूटी, 7 दिन किसी और का। जो टीचर, जितने टीचर हैं, डिपेंड करता है कि आपका टर्न कितने दिन के बाद आएगा। अगर 2 ही टीचर हैं तो 7 दिन करके, 4 हम लोग टीचर हैं फीमेल, तो 7-7 दिन, यानी महीने में 7 दिन हर किसी को मिलता है वहाँ पर मतलब कि ड्यूटी करने के लिए। अब वहाँ रात में आप जाते हो तो ये ज़रूरी नहीं कि आप रात को सो गई। जैसे मेरा ही मतलब लास्ट नाइट जो हुआ था, जो रात्रि ड्यूटी चल रही थी, तो रात को मतलब पूरी रात जगना पड़ गया, ठीक है। क्योंकि बच्चे का तबीयत ख़राब हुआ, हॉस्पिटल आप भेजते हो, फिर एक का, क्योंकि गर्मी का भी टाइम है, इतने सारे बच्चे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है 1 by 1 बहुत सारे बच्चे का तबीयत खराब होता है, आप हॉस्पिटल भेजते रहिए और आप पूरी रात जगे रहेंगे, आप सोएंगे नहीं, क्योंकि जब तक वो बच्चे आएंगे नहीं तब तक आप सोएंगे नहीं। और इस तरह से सुबह, उसके बाद सुबह में आप 6:30 से 7:30 मतलब बच्चे का होता है ब्रेकफास्ट, उस टाइम पर आपको मौजूद रहना होगा, क्योंकि वीडियो कॉल आएगा, आप नहीं रहेंगे तो स्पष्टीकरण आ जाएगा। 6:30 से 7:30, अब 7:30 हो जाता है असेंबली का टाइम। असेंबली के टाइम में बिना नहाए खाए, आप सोचो कि आप ना नहाए हो, ना धोए हो, ना आप वॉशरूम गए हो, ना फ्रेश हुए हो, ना ब्रश किए हो, और उसी हालात में मतलब कि सोकर आप उठे और उसी हालात में जाकर असेंबली में खड़े हो गए और आपका फ़ोटो खिंचाया और विभाग में चला गया। उसके बाद 8 बजे असेंबली ख़त्म होता है, 8:10 से क्लास शुरू होता है, 8:10 से क्लास लेना आप शुरू करोगे। अब आप सोचो कि आप घर पे कब आओगे, कब आप नहाओगे, कब आप खाना बनाओगे, कब आप खाना खाओगे। आप खुद सोचो, ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी सिचुएशन होती है, और इस सिचुएशन में आप कब तक नौकरी कर सकते हो। हेल्थ हमारा लिए प्राइमरी है। अगर हेल्थ सही नहीं रहेगा तो नौकरी करके पैसे कमा कर आप करोगे क्या। जब आप खुद सही नहीं रहोगे, आपका परिवार सही नहीं रहेगा, तो आप पैसे किस लिए कमाओगे। आप सोचो, जबकि मैं पहले अपने इंस्टीट्यूट से अच्छा पैसा, इससे अच्छा पैसा मैं कमा रही थी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कमा रही थी, लेकिन एक मेरी मम्मी का ड्रीम था गवर्नमेंट जॉब का, तो मैंने ट्राई किया।
बस। और कुछ ऐसा मेरे गवर्नमेंट जॉब का कोई शौक़ नहीं था, ठीक है। हाँ, बस ये था कि मुझे टीचिंग पसंद, मुझे पढ़ाने का पैशन है, मैं पढ़ाना चाहती हूँ और शुरू से मैं टीचिंग लाइन को ही चूज़ की। कोई और लाइन का मैंने मतलब चूज़ ही नहीं किया, कोई और लाइन की तरफ मेरा माइंड ही नहीं गया। कुछ और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि इसका फॉर्म भर दो, उसका भर दो, ये कर लो, वो कर लो। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सजेस्ट किया, लेकिन फिर भी मैंने नहीं भरा। नहीं, मुझे टीचिंग ही करना है तो फिर किसी और जॉब में क्यों जाना है। जैसे आप सब लोग भी बहुत सारे कमेंट्स करते हो, यूपीएससी कर लो, बीपीएससी कर लो। अरे भाई, आपको जो सही लगता है ना, वो आपको जीवन में, हर किसी के जीवन में एक लक्ष्य होता है कि मुझे ये करना है। और एक दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कि बस उन्हें जॉब चाहिए, जॉब। एक होते हैं ना कि जॉब पाना पर्पस होता है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में जॉब मिल जाए, बस हमें एक रोज़गार प्राप्त करना है। मेरा वो मकसद नहीं था। मेरा था कि नहीं, जो हमारा मतलब कि जिसमें हमें मन लगता है, मतलब जिस काम को हम 24 घंटे भी करें तो थके नहीं, उस काम को अगर हम अपना प्रोफेशन बना लें, अपने पैशन को हम प्रोफेशन बना लें, तो हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकते हैं। मतलब काम को हम प्रेशर में होकर नहीं करेंगे, रिलैक्स होकर करेंगे। उस काम को करने में हमको मज़ा आएगा। और जो काम हम नहीं करना चाहते, जिसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है, देखो एक पोस्ट बड़ा छोटा ये मायने नहीं रखता है। किसी की नज़र में होता है कि बड़ा पोस्ट है तो ये अच्छा है, ये करेंगे। नहीं, आप ये देखो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, किस काम को आप इंजॉय करके कर सकते हो, किस काम में आप बेहतर कर सकते हो, उसमें और कुछ अच्छा करने का आप कोशिश कर सकते हो। तो मेरे लिए है टीचिंग। तो फिर आप अगर बोलते हो ये कर लो, वो कर लो, तो क्या फ़ायदा है बोलने का? कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको अगर पसंद है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर पोस्ट को, हर जॉब को, हर लेवल को, चाहे वो छोटा पोस्ट हो, बड़ा पोस्ट हो, सभी पोस्ट को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। क्योंकि हमारे जो समाज में बैलेंस है ना, वो सभी के सहयोग से है। अगर एक टीचर, हर कोई मतलब ये सोचे कि हम आईएएस ही बने, तो भी हमारा समाज नहीं अच्छे से चल सकता है। हर कोई सोचे हम टीचर ही बने तो भी नहीं चल सकता है। हर कोई सोचे हम डॉक्टर ही बने तो भी नहीं चल सकता है। हर कोई सोचे हम इंजीनियर ही बने तो भी नहीं चल सकता है। ये हमारे समाज में जो बैलेंसिंग है ना, वो इसलिए है कि यहाँ पर हम काफ़ी मतलब कि टाइप के, अलग अलग टाइप के, अलग अलग सोच के, अलग अलग काम करने वाले, अलग अलग टैलेंटेड जो लोग हैं, अलग अलग तरह के अपने अंदर गुण धारण करने वाले लोग हैं और उस फील्ड में वो जा रहे हैं, तभी बैलेंस हो रहा है। आप सोचो, हर कोई आईएएस बन जाए तो आपके बच्चे जो होंगे ना, उनको आईएएस बनाने के लिए आप टीचर कहाँ से लाओगे, कहाँ ढूंढोगे? सोचो। अगर हर कोई, आप सोचो कि इंजीनियर ही बन जाए, तो आपके बच्चे को इलाज कराने के लिए डॉक्टर आप कहाँ से लाओगे? तो इसलिए मतलब कि हमारे समाज में हर चीज़ का, हर पोस्ट का, हर प्रोफेशन का उतना ही वैल्यू है जितना एक छोटे प्रोफेशन हो या बड़े प्रोफेशन हो, मायने नहीं रखता है। जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकता, और जहाँ तलवार का काम है वहाँ सुई काम नहीं कर सकता। तो इसलिए सबका अपनी अपनी जगह पर वैल्यू है। इसलिए आप ये कंपेयर नहीं कर सकते हो, मतलब कि टीचर डॉक्टर से कंपेयर नहीं कर सकते हो कि वो बड़ा है, वो बढ़िया है, ये नहीं। एक डॉक्टर भी अगर बन रहा है तो वो टीचर के माध्यम से ही बन रहा है, ठीक है। एक आईएएस, अब देखो, वही टीचर जब बीमार होता है तो वही डॉक्टर के पास जाता है, उसको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ता है। तो हमारे समाज में हर प्रोफेशन के लोगों को, हर प्रोफेशन के लोगों की ज़रूरत पड़ता है। अब आप एक टीचर हो तो आपको वकील का भी ज़रूरत पड़ सकता है, एक डॉक्टर है तो उसको वकील का भी ज़रूरत पड़ेगा, उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो हम सबके कोऑर्डिनेशन से ये समाज चलता है। तो आप किसी भी प्रोफेशन को कंपेयर नहीं करो, और ऐसे किसी को आप नहीं बोलो कि आप ये बन जाओ, आप में टैलेंट है तो ये कर लो। देखो, टैलेंट एक अलग चीज़ होता है, नो डाउट। कोई ऐसा, मेरा मानना है कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है ना, नामुमकिन नहीं है। जब किसी के पैर नहीं है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच सकता है। जब किसी के हाथ नहीं है, पैर से वो निशानाबाजी कर सकता है। तो क्या ये यूपीएससी नहीं क्रैक कर सकता है? वो ठान लेगा तो कर सकता है। जब जॉब क्यों किया नहीं है लोगों ने? टीचर, मतलब बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं ना जो टीचिंग जॉब में रहते हुए भी यूपीएससी क्रैक किया है, क्यों नहीं कर सकता है? लेकिन हमारे कहने का मतलब कि जो आप अपने जीवन में बनना चाहते हो ना, आप वही बनो। लोगों के केवल कहने से नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को बताने के लिए नहीं, अपने दिल को, जो आपको मतलब कि संतुष्टि मिलता है, अपने दिल को संतुष्टि देने के लिए, अपनी आत्मा को खुश रखने के लिए, जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है वो काम आप करो। और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, प्रोफेशन कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। एक गार्डमैन भी है ना, उसका भी हमारे समाज में उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना एक डॉक्टर का है, जितना एक टीचर का है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप अपने
मतलब कि जो सोचने का जो तरीका है ना, बस उसको आप चेंज करो। क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपको अपने एंगल को चेंज करना होगा। अब कोई बच्चा आपके क्लास में टीचर बनना चाहेगा तो क्या आप बोलोगे कि टीचर क्यों बनना चाहते हो, आईएएस बनो। कोई बच्चा आपके क्लास में, आपके क्लास के जितने बच्चे होंगे ना, सब वो यूपीएससी क्रैक करने वाले नहीं होंगे, वो अलग अलग टाइप के होंगे। सबकी भावनाओं को आपको ध्यान में रखना होगा, सबकी भावनाओं का आपको कदर करना होगा और सबको आपको मोटिवेट करना होगा कि वो अपने फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोग का कैरियर काउंसलिंग होता है हर सैटरडे को, तो हर सैटरडे को एक टॉपिक ऊपर बात होता है, एक मतलब कि टॉपिक ऊपर बात होता है। जैसे आज एक दिन बात होता है, एक सैटरडे को बात होता है कि एसएससी हम कैसे क्रैक करेंगे, फिर किसी सैटरडे को टॉपिक होता है कि सिविल सेवा में हमें जाने के लिए क्या करना होगा, किस सैटरडे को बात होता है कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करेंगे, इंजीनियर बनने के लिए क्या करेंगे। हर प्रोफेशन में जाने के लिए बताया जाता है। क्यों? क्योंकि किस बच्चा को किस फील्ड में जाने का इच्छा होगा उस फील्ड में जाएगा। तो इसलिए आप लोग ऐसा कमेंट मत कीजिए, मैं यही कहना चाहूँगी। मेरे को ही नहीं, किसी को आप ऐसा मत बोलिए, किसी को ऐसा कमेंट मत कीजिए, ठीक है। दूसरी ये चीज़ है कि मैंने आपको बताया कि मेरा वेलफेयर डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है, जिस डिपार्टमेंट में मैं नहीं रहना चाह रही हूँ। बस आप ये समझ लो कि TRE 3rd आने वाला था, TRE 3rd एक उम्मीद था, मैंने फॉर्म भर दिया था, इसलिए मुझे लगा कि चलो भाई ज़्यादा दिन की बात नहीं है तो जॉब कर लेते हैं। लेकिन ऐसे करते करते इतने टाइम गुजर गए, वरना हमारे घर वाले तो रिज़ाइन देने के लिए आज भी बोल रहे हैं। तो अब आप मानो कि मैं एक बेरोज़गार ही हूँ, क्योंकि मतलब कब मैं रिज़ाइन देकर घर चली जाऊंगी मुझे नहीं पता। तो मुझे लगा कि नहीं, जब जॉब करना ही है तो चलो एक दूसरा हम ट्राई करते हैं, उसमें सिलेक्शन लेकर तभी रिज़ाइन करेंगे। वैसे भी मुझे इसमें रहना नहीं है, रिज़ाइन करना ही है, तो क्यों दूसरा एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आपको अगर कोई भी आप जॉब अगर लेते हो, क्यों ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो अपने जीवन में बहुत सारे जॉब छोड़े हैं। हमारे ही स्कूल में एक मैम है जिन्होंने 6 जॉब रिज़ाइन किया है ना, 5 जॉब 6 जॉब रिज़ाइन किया है, तब इस डिपार्टमेंट में है। इससे पहले उन्होंने बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय का रिज़ाइन किया, NVS का रिज़ाइन किया, ठीक है, बहुत सारा रिज़ाइन किया, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब आप सोचोगे कि वहाँ पर उन्होंने जॉब लेकर रिज़ाइन कर दिया तो वहाँ के तो सीट खराब हो गया, इस तरह से आप सोचोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें ये भी तो देखना होगा ना कि हमें लंबे टाइम तक जॉब करनी है, लाइफ लंबी है, हम यहाँ सर्वाइव नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, हमारे लिए एक दिन 1 वर्ष बीत रहे हैं, तो फिर तो हम आगे ट्राई करेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि हम छोड़ देंगे, करेंगे ही नहीं, करेंगे। और आप लोग ये मत सोचो कि ये एग्ज़ाम दे रहा है, वो दे रहा है, कट ऑफ ज़्यादा होगा, ऐसा होगा। आप अपने आप को ये हमेशा अपने आप को विश्वास दिलाओ, अपने आप को मोटिवेट रखो। आप ये सोचो कि दुनिया का लाखों व्यक्ति एग्ज़ाम दे, उससे मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा सिलेक्शन श्योर है। ये अपने अंदर आप लाओ, ये कॉन्फिडेंस आप रखो, ठीक है। और देखो, मैं सिंगल नहीं हूँ इस डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम देने वाली। जब हम लोगों का NOC का लिस्ट आया था ना, तो मैंने देखा कि कितने सारे लोगों ने BPSC TRE 3rd का फॉर्म अप्लाई किया है, जिनको NOC मिला, ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए। और अब मैं सिंगल नहीं हूँ, मैक्सिमम लोगों ने फॉर्म भरा है इस डिपार्टमेंट को छोड़ने के लिए, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में हम लोगों की जो जॉब है वो गलती से हो गई, ठीक है। हम बहुत सारे लोगों ने तो ऑप्शन भी नहीं चूज़ किया, फिर भी उनको इस डिपार्टमेंट में दे दिया मेरिट के अकॉर्डिंग। मेरिट मतलब अच्छा था तो ये डिपार्टमेंट मिल गया, ठीक है। इस डिपार्टमेंट में सीटें बहुत कम थी, मात्र 10 सीट मैथ्स में था, गर्ल्स में। और आप सोचो कि उसमें जो भी टॉप में थे उनको सेलेक्ट करके 10 सीट भर लिया गया, बाकी उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों को पता नहीं था। ट्रेनिंग में आने के बाद, काउंसलिंग होने के बाद, अब एक काउंसलिंग जब आप करा लेते हो तो दूसरा जो पहले वाला हमारा था 6 to 8 शिक्षा विभाग का, वो काउंसलिंग हमारा रद्द हो गया, ठीक है। मतलब वो आप नहीं करा सकते थे, तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था ज्वाइन करने के अलावा, तो मैं क्या कर सकती थी। तो बहुत लोगों ने यही सजेस्ट मुझे किया कि ये ज्वाइन कर लो और आगे फिर दूसरे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना, या आगे जो आएगा वैकेंसी उसकी तैयारी करना। तो मैंने क्या गलत करा आप बताओ, ठीक है। आप मेरी जगह पर होते तो आप भी यही काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए पहले किसी के भी रियल सिचुएशन को आप समझो, उसके बाद आप करो। अब बात रहा कि भाई टीचिंग से टीचिंग में क्यों, क्योंकि मुझे टीचर ही बनना है, मुझे टीचिंग ही करना है, मुझे टीचिंग करना पसंद है, इसलिए, ठीक है, मैं टीचर ही बनना चाहती हूँ। KBS में मैं एलिजिबल नहीं हूँ, KBS का भी फॉर्म आया भी नहीं है। मैं कहाँ, मेरा फिजिक्स ऑनर्स है, तो मैं ये भी तो देखूँगी कि मैं एलिजिबल कहाँ हूँ। यूपी में आएगा वैकेंसी, मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ मैथ्स के लिए, वहाँ पर साइंस के लिए भी नहीं, क्योंकि बायो मेरा नहीं है। तो मैं एक बिहार में ही एलिजिबल हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही ऑप्शन है। तो आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए,
नहीं करना चाहिए जॉब, और इस जॉब से मैं रिज़ाइन देने वाली हूँ। ऐसे भी मतलब मेरा जॉब आगे हो या ना हो, फिर भी ये जॉब मुझे नहीं करना है। अगर एक उम्मीद जगह कि चलो TRE 3rd आने ही वाला है, तो इसलिए मैं वेट कर ली कि चलो भाई अभी क्यों रिज़ाइन करूँ, छोड़ देती हूँ। BPSC TRE 3rd इतना जल्दी तो होने ही वाला है, फरवरी मार्च में, मतलब मुझे लगा कि उस टाइम हो जाएगा, लेकिन उस टाइम कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो मुझे लगा अब हो जाएगा। इस तरह से करते करते इतने टाइम बीत गए और अब पेपर हुए, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप किसी के भी रियल सिचुएशन को पहले आप समझ लीजिए, तभी आप कुछ बोलिए। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग नहीं जानते थे इसलिए आप लोग ऐसे कमेंट्स किए, कोई बात नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स होता है जब हम सभी लोग मतलब कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं, सिलेक्शन 1-2 नंबर से नहीं होता है ना, तो ये माइंड में चलता है कि इतने सारे लोगों ने दोबारा फॉर्म फिलअप किया था, अगर नहीं किया होता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा लगता है। लेकिन आप क्या करोगे, कोई शौक से दोबारा एग्ज़ाम नहीं देता है। टीचर से ही टीचर क्यों, जब टीचर बन चुका है तो उसी लेवल का फिर से टीचर क्यों बनेगा? कोई बेवकूफ़ है? फिर से वो एग्ज़ाम देगा, फिर से पैसे खर्च करेगा, फिर से टाइम वेस्ट करेगा, छुट्टी अपना वेस्ट करेगा। 2 छुट्टी मेरा उस एग्ज़ाम में गया, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, फिर 2 छुट्टी मेरा इधर, 4 छुट्टी मेरा ऐसे वेस्ट हुआ। तो आप सोचो कोई बेवकूफ़ नहीं है, किसी की मजबूरी है तभी ऐसा कर रहा है, और किसी को ऐसा शौक नहीं है कि उसी पोस्ट के लिए फिर से वो एग्ज़ाम दे, ठीक है। तो ये बात है, ये सारी चीज़ें हैं। और शायद मुझे लगता है कि आप सभी लोग अगर मेरी सिचुएशन को समझे होते या मेरी पिछली वीडियो को अगर देखे होंगे, स्टार्टिंग से जुड़े होते, तो ऐसे कमेंट नहीं करते। और नो डाउट जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, मुझे सुन रहे, फॉलो कर रहे हैं, वो ऐसे कमेंट बिल्कुल नहीं किए। न्यू लोगों ने करा था, इसलिए मुझे लगा कि भाई बता देना चाहिए। आप लोग परेशान हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, इसलिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने ऊपर विश्वास बनाकर रखो। कौन एग्ज़ाम दे रहा है? नहीं तो किसी को एग्ज़ाम देने से आप रोक नहीं सकते हो, आपके कंट्रोल में वो नहीं है। आपके कंट्रोल में है कि आप अपने आप को बेस्ट बना सकते हो, आप अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हो। अपने आप के मतलब होता है ना कि अपने आप को आप इम्प्रूव करो, अपने आप पर आप विश्वास करो, आप बेस्ट करो। आप ये सोचो कि किसी का रिजल्ट हो या ना हो, मेरा तो श्योर है, ये सोचो आप, ये आपके कंट्रोल में है। लेकिन किसी को एग्ज़ाम देने से रोकना ये आपके कंट्रोल में तो है नहीं। आप 2-4 कमेंट किसी के चैनल पर कर देने से तो कोई रुकेगा नहीं, जो उसको करना है ज़िंदगी में वो तो करेगा ही। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों से अपने फोकस को हटा करके आप फोकस अपनी स्टडी पर लगाओ, अपने ऊपर लगाओ, तो उससे आपका प्रोग्रेस होगा, आपका इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को इतने सारे प्यार देने के लिए और इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए और चैनल पर सपोर्ट बनाने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच मैं बोलना चाहूँगी, दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।